जी हां दोस्तों, मतदान से पहले ही बीजेपी ने जिता लिए बीएमसी में अपने 68 प्रत्याशी। वीडियो से खुले राज, चुनाव आयोग को पलटना पड़ा अपना आदेश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई देश में लोकसभा चुनाव से लेकर के निचले स्तर तक के सभी चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी बुनियाद पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप सही साबित हो रहे हैं? आखिर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में कैसे करीब 70 प्रत्याशियों को बीजेपी ने मतदान से पहले ही जिता लिए? लेकिन वो कौन सा वीडियो है और आखिर चुनाव आयोग को कैसे विपक्ष के विरोध के बाद में इन 68 प्रत्याशियों की जीत को स्टे करना पड़ा, होल्ड करना पड़ा? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार को जिस अंदाज में सफलता मिलती हुई दिखी, क्योंकि उन्होंने अपने 68 प्रत्याशी तो निर्विरोध जिता लिए। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि आपने देखा एक दिन पहले थी, शुक्रवार को थी, जिसके खत्म होने के बाद बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट के एनसीपी के 68 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के विजयी घोषित कर दिए गए, जिसमें बीजेपी के 44 सबसे ज्यादा, शिवसेना के 22, एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा मालेगांव में इस्लाम पार्टी का एक उम्मीदवार भी निर्विरोध चुना गया। हालांकि विपक्ष ने इन तमाम चीजों को लेकर के प्रहार करते हुए बड़ी धांधली का आरोप लगाया। दोस्तों, आपको वो सारी की सारी सीटें बताता हूं कि कहां पर क्या, कैसे, क्यों हुआ, कैसे अचानक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध जिता दिया। मगर उससे पहले आपको बताएं इस हंगामे से, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके का हंगामा किया, विपक्ष ने कहा कि ये धमका करके, डरा करके, लोगों के मुंह में पैसे ठोस करके उनसे नामांकन पत्र को वापस दिलवाया गया ताकि उनका प्रत्याशी, सत्ता पक्ष का प्रत्याशी जीत सके। इस हंगामे से महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा है। शिवसेना सांसद हैं संजय राउत, वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए थे ऊपर से नामांकन वापसी के फॉर्म रात में भी स्वीकार किए जाए। यानी कि जब वक्त खत्म हो गया था, नामांकन वापसी का जो एक तय टाइम होता है, उसके बावजूद नामांकन वापसी का वक्त खत्म होने के बाद देर रात तक नामांकन वापसी के लिए फॉर्म वापस लेने के लिए स्वीकार किए गए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि उनके एक जानकार जो कि सत्ता और सिस्टम में बताते हैं कि देर रात फॉर्म स्वीकार करना यह उसी तरीके का अपराध है जैसे किसी के घर पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, क्योंकि कानून को तोड़ते हुए जो समय सीमा थी उसके आगे जाकर के नामांकन वापस लिए। लेकिन संरक्षक मंत्री ने अनुरोध और धमकी के लहजे में कहा कि स्थानीय विधायक की सुने, यह लोकतंत्र के नाम पर गुंडा तंत्र है। राउत ने चेतावनी दी कि इससे बांग्लादेश और नेपाल जैसे जन आंदोलन होंगे, यानी कि जेनजी का आंदोलन, जेनजी वाला वो पूरा का पूरा हंगामा अब देश के अंदर भी होगा। विपक्ष प्रहार करते हुए कहता है कि महायुति ने विपक्षी उम्मीदवारों को धमकी देकर, पैसे देकर नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया। मगर दोस्तों, अब सुनिए कि हुआ क्या है। सबसे हैरानगी और विपक्ष की जीत, जो बात आपको बताने जा रहे हैं, सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा लगा कि चुनाव आयोग झुकता हुआ देखा विपक्ष के सामने। विपक्ष की जीत इसलिए भी क्योंकि विपक्ष के आरोपों और प्रहार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि इन वार्डों में विजेताओं की अंतिम घोषणा, जांच पूरी होने तक रोकी जाए। आयोग ये जांच करेगा कि क्या नामांकन वापसी दबाव में हुई। ये निर्विरोध जीत महायुति के लिए चुनावी बढ़त तो दे रही है, लेकिन विपक्ष के आरोपों ने लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। 15 जनवरी के मतदान और 16 जनवरी को मतगणना के परिणाम पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। आपको दोस्तों एक एक करके विपक्ष के प्रहार और आरोपों से रूबरू करा देता हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, जैसे वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग अधिकारियों पर दबाव डाला गया। क्या कहते हैं वो कि रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि नामांकन वापसी के फॉर्म आधिकारिक समय सीमा दोपहर 3 बजे के बाद रात में भी स्वीकार किए जाएं। यह आदेश किसने दिया? यानी कि 3 बजे तक का जो समय था उसे रात तक कर दिया गया। उनका कहना है कि यह चुनावी नियमों का उल्लंघन है।
एक अधिकारी ने देर रात फॉर्म स्वीकार करने पर आपत्ति जताई और कहा कि उचित नहीं है। इस पर संरक्षक मंत्री ने अनुरोध एवं धमकी के मिले जुले लहजे में कहा था कि स्थानीय विधायक की बात माने। यानी कि दोस्तों, सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग करते हुए किस तौर पर महाराष्ट्र के अंदर महायुति के प्रत्याशियों को निर्विरोध जिताने के लिए उनके सामने, उनके मुकाबले में जो प्रत्याशी थे, उनके नामांकन पत्र वापस कराए गए वक्त खत्म होने के बाद भी। इसी तरह से उनका दूसरा प्रहार में यह कहते हैं कि विपक्षी उम्मीदवारों पर व्यापक दबाव डाला गया। महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा कि धमकी, ब्लैकमेल किया गया, पैसों का लालच देकर के विपक्षी उम्मीदवारों को अंतिम क्षणों में नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। अधिकारियों पर दबाव डालकर विपक्षी उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने से उन्हें रोक दिया गया। संजय राउत कहते हैं यह सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे बाकायदा दिल्ली से साजिश रची गई। उनका तीसरा आरोप क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर गुंडा राज किया गया महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। इस स्थिति को लोकतंत्र के नाम पर गुंडाशाही यानी कि मोबोक्रेसी करार देते हुए कहा, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। इस तरह के कृत्यों से बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालिया जन आंदोलन उभार जैसी स्थिति पैदा होगी। राउत कहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की जांच आदेश के बाद नामांकन केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों किए गए। दोस्तों, राज्य के 29 नगर निगम में 2869 सीटों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है, यानी कि ठीक 12 दिन के बाद। इनमें से आप देखें, कल्याण है, डोंबिवली है, नगर निगम है, यानी कि जिसे केडीएमसी कहा जाता है। सबसे अधिक 22 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए, जहां पर बीजेपी के 15 और शिवसेना के 7 शामिल हैं। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का एक गृह क्षेत्र माना जाता है। जलगांव देख लीजिए, 12 महायुति उम्मीदवार बीजेपी और शिवसेना के 6 निर्विरोध चुने गए। जो जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन का गृह क्षेत्र है। पनवेल देख लीजिए, जहां पर बीजेपी के 6 उम्मीदवार के सामने विपक्षी उम्मीदवारों ने अंतिम समय में नामांकन वापस ले लिया। पुणे नगर निगम के 165 सीटों में बीजेपी की मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जगतापा निर्विरोध तरीके से विजयी हो गए। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें चुनाव आयोग तो कटघरे में ही है, मगर महाराष्ट्र की सरकार और शासन के स्तर पर कटघरे में है। लेकिन अभी जिस तरीके से इन निर्विरोध जीते हुए लोगों की लिस्ट को होल्ड पे किया गया, क्या इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाकर के विपक्षी पार्टियों को कोई फायदा होगा? तो ऐसे में दोस्तों, जबकि बीएमसी का चुनाव अभी 15 जनवरी को होना है, मगर उससे पहले हुआ यह विवाद। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र में बीएमसी में इस तरीके से 68 से 70 उम्मीदवार निर्विरोध तरीके से जिता दिए गए। इसके इतर भी कई जगहों पर इसी देश के अंदर कई सारे राज्यों में हमने देखा, खास तौर पर ऐसे चुनाव में, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों, एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही निर्विरोध जीत लिया था। इसके अलावा कई जगहों पर गुजरात का इतिहास है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है। लोकल चुनाव तो होते ही हैं, मगर विधानसभा के उपचुनाव में भी कैसे निर्विरोध तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खेमे में जीत डाल दी जाती है या उसे जिता दिया जाता है। अब सोचिए, महाराष्ट्र में दोस्तों दरअसल निर्विरोध कैसे चुने जाते हैं, विजयी कैसे होते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मान लीजिए 2, 10, 20, 200 प्रत्याशी हैं किसी चीज के लिए। अब अगर मान लीजिए मैं खड़ा हूं किसी पार्टी की तरफ से, मेरे सामने अलग अलग पार्टियों से और इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन अगर मैं सबको मैनेज कर लूं कि साहब आप लोग अपना अपना नामांकन पत्र वापस ले लीजिए, मैं इकलौता बचूंगा, मैं निर्विरोध जीत जाऊंगा। इसको इस अंदाज में इस तरीके से पार्टियां करती है और मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष करता है कि सामने वाले की मर्जी हो या ना हो, लालच देकर, पैसे देकर, धमकी देकर उसे उसका नामांकन पत्र वापस करा दिया जाता है। ये आरोप लग रहे हैं। और दोस्तों, नामांकन पत्र वापस लेने की एक तारीख होती है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसमें स्क्रूटनी कब तक होगी, नामांकन पत्र वापस किस दिन ले सकते हैं। जो तारीख थी, समय 3 बजे का था, लेकिन उसे देर रात तक बढ़ा दिया गया। किस लिए? ताकि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी निर्विरोध जीत सके। अब ऐसे में देखना होगा क्या इस पूरे मुद्दे को विपक्ष अब चुनाव आयोग के साथ साथ कोर्ट ले जाएगा। कोर्ट में जाता है तो फिर इस पूरे मामले पर फैसला क्या होगा। और फैसला वैसे भी दोस्तों अदालतें महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में देती हैं।
आप देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फैसला नहीं दिया। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता पक्ष के प्रभाव में काम कर रहा हो। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।